नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने जा रहा है और इसके लिए सभी पार्टियों ने जमकर मेहनत की है। आपको बता दें कि इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना है और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं कर्नाटक की 28 और राजस्थान की 13 सीटों पर, वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3-3 सीटों पर और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। वहीं आपको बताया कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था, 7वें चरण में जो वोटिंग होनी है, पहले चरण में जब वोटिंग हुई थी शुक्रवार को, तो 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हुआ था और तकरीबन 65.5% मतदान जो है पहले चरण मतदान हुआ था। और आपको यह भी बता दें कि इस बार जो है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का जो किस्मत है वो दांव पर लगा हुआ है। वही भाजपा के तेजस्वी सूर्या जो कि कर्नाटक से हैं, वही हेमा मालिनी और अरुण गोविल जो है उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं वो वायनाड से चुनावी मैदान में है। और अगर बात करें एक और कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर जो हैं तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में, और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई जो हैं वो भी चुनावी मैदान में है, डीके सुरेश। यानी कि कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका जो भविष्य है वो कल कहीं ना कहीं कैद हो जाएगा ईवीएम में। इसके साथ ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के जो भाग्य का फैसला भी कल चुनाव में हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो तमाम 88 सीटों पर कल मतदान होगा, वहां पर किसकी जीत होगी और जो जनता है वो किसके सर पर ताज सजाएगी, इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी है। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया। हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल एमएसपी दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए। कांग्रेस एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रही है जो देश को भी कमजोर करेगी और आपके परिवार को भी कमजोर करोगी। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को
सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए, तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक वत्स जी है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेमचंद नागर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ पिंटू तोमर जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूंगा बीजेपी के पास। आलोक जी, जिस तरीके से आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं लोगों की किस्मत बदल देगा। हर साल लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, नारी सशक्तिकरण होगा। कई अहम बातें उन्होंने आज जो एक वीडियो जारी करके बोला है। कैसे देखते हैं इस पूरे राहुल गांधी के बयान को, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि उनका मैनिफेस्टो जो है वो जो है लोगों की किस्मत बदल देगा? देखिए हिमांशु जी, इन्होंने जो अभी राहुल गांधी ने बातें की हैं और जो इनके इंडी गठबंधन के लोग बातें कर रहे हैं या जिस तरीके की सीट लड़ रहे हैं, ये इनके लिए सर्वाइवल का प्रश्न। ठीक कहा राहुल गांधी ने, बचाने की कवायद, संविधान को बचाने की कवायद नहीं, पार्टी को बचाने की कवायद। क्यों? क्योंकि इनके पास संयुक्त रूप से कुछ नहीं है देश को बचाने के लिए, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। 5-6 आदमी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। तो अगर मान लीजिए कल को काल्पनिक ही सही ये जीत के आ जाते हैं किसी तरीके से, तो ये जो 7 आदमी का मैनिफेस्टो है, तो उससे कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा? ये तो जनता को जानने का हक है। ये 7 मैनिफेस्टो तुमने हमको बताया है, इसमें से कौन सा मैनिफेस्टो लागू करोगे? तो ये देश की जनता को ये बेवकूफ समझते रहे। देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इनके जितने भी दिग्गज इस चुनाव में लगे हुए हैं, उन सबका सुपड़ा साफ कर देगी जनता। और 88 सीट में से जो मेरा अनुमान है, जिस तरीके का रुझान है, जिस तरीके का लोगों का प्रेम जगा हुआ है मोदी जी के प्रति, मुझे लगता है कि हम 88 के में से 80 सीट न ले जाए। यानी कि आपको लगता है कि 88 में से 80 सीटें आएंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता जो बयान दे रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आपने बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको जो गालियां दी जा रही हैं, जो उनको लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता इससे परेशान ना हो, लोग दुखी ना हो, इसका जवाब कहीं ना कहीं वोटों के माध्यम से उन तमाम नेताओं को मिल जाएगा। और जब नतीजे आएंगे तो उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए गाली को बुरा प्रधानमंत्री शुरू से नहीं मानते। आपने देखा होगा वो कहते हैं कि हम तो गाली को गहना बना लेते हैं। जी आलोक जी, आपसे ही सवाल था। क्या 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 पूछा आपने? मेरे से पूछा ये? हाँ, मैंने आपसे ही पूछा कि जी जरा आवाज कम आई थी, प्लीज से रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, मैंने ये पूछा आपसे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो उनको लगातार गालियां दी जा रही हैं तमाम नेताओं, विपक्षी नेताओं की तरफ से, उससे जनता परेशान मत हो, बल्कि जनता वोटों के माध्यम से जवाब दे, और जब नतीजे आएंगे तो उसमें तमाम जो जनता है वो इसका जवाब भरपूर तरीके से देगी कि जिस तरह से उनको लगातार गालियां दी जा रही है या उनको जो अपमानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री पद को लेकर, जिस तरह से तमाम बातें कही जा रही हैं, यानी कि अब जनता ही मालिक है, वही सब कुछ इसका फैसला करेगी। देखिए, लोकतंत्र में वैसे भी जनता ही मालिक होती है और किसी का कुछ नहीं चलता है। इस समय सबसे बड़ा और सबसे छोटा का भी कोई मतभेद नहीं है। अगर मैं गरीब हूं तो मेरे वोट की कीमत भी उतनी है जितना किसी अमीर के वोट की कीमत है। तो सही कहा है प्रधानमंत्री। ठीक है, हर होगा हम सभी को,
और अगर इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए तो ये अशोभनीय है। ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, वो हमारे एक इज्जत के पहलू हैं। हमने उनको जिताकर वहां भेजा है। उनके ऊपर किसी भी तरीके का अशोभनीय लैंग्वेज देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। हेमचंद जी, जिस तरीके से आपने देखा राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये तो परिवार बचाने की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, अपने अपने परिवार को बचाना चाहता है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो नामदार वर्सेस कामदार, हम जो है हम तो कामदार है, हम काम करते हैं जनता के लिए। और राहुल गांधी पर हमला बोला कि वो नामदार है, शहजादे हैं कांग्रेस के। इस पूरे आरोप को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए हिमांशु जी, मैं हमारे साथी प्रवक्ता भी हैं और आप भी, मैं आपको बता दूं कि नामदार और कामदार सिर्फ काम से पहचान होती है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिन्हें शहादत दी है देश के लिए, जिस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए हो, देश को शहादत दी हो। दूसरी बात क्या है, नाम कामदार व्यक्ति पे सिर्फ झूठे जुमले छोड़ने आते हैं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया जाता है जो लोगों को नहीं दिया गया। 5 किलो राशन पे छोड़ दिया गया है। पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। आज स्थिति कहाँ पहुंचे, महिलाओं के साथ क्या स्थिति हो रही है। तो झूठे वादों से कुछ 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे, आज तक नहीं आए लोगों को। जनता जान चुकी है कोरोना में क्या स्थिति हुई है लोगों की, सड़कों पे पड़े रहे हैं। रोजगार, कितने लोगों को बेरोजगार किया गया है। सिर्फ नामदार और कामदार, जाति और धर्म की राजनीति करना, उससे ऊपर बढ़ के राजनीति की जाती है जिसमें सबका साथ और सबका विश्वास हो, विकास हो। कितने लोगों को बेरोजगार किया। 2 करोड़ नौकरी में पूछना चाहता हूँ अपने साथी से कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, क्या दिया नौकरी? 15-15 लाख रुपए क्या खातों में आए जी? और मैं बताना चाहता हूँ कितने लोगों को बेरोजगार किया गया है इस सरकार के अंदर। सिर्फ झूठे जुमलों का वाद किया गया। जनता जनार्दन है, जनता बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करना हो, या इनको फिर ये होता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, आपको और भी बता दूं, ये देश का पहला दुर्भाग्य है कि जिसमें 2 मुख्यमंत्री तत्कालीन साथ के साथ जेल में डाले गए हो। ये तो हिटलर शाही राज करना चाह रहे हैं। ये जनता है, जवाब देगी। किसानों को अभी कभी तो खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी। आज किसान के दरवाजे पे आज कैसे याद किसानों की आ रही है इन्होंने? उस दिन याद नहीं, दिल्ली 18 महीने किसान रोड पे बैठ रहे, सड़कों पे बैठ रहे एमएसपी के लिए। हाथरस की बेटी रात को 12 बजे जला दी जाती है, उस टाइम याद नहीं आई। मणिपुर में बेटियां नंगी दौड़ाई जाती है सड़कों पर, उस टाइम याद नहीं आई किसान को। युवाओं को बेरोजगार किया जाता है। पेपर लीक हो रहे हैं बार बार। कोई भी परीक्षा आज तक ऐसी है जो क्लियर हुई हो, सारे पेपर लीक हुए। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, ये पेपर्स है, देखिए आरटीआई इसके जवाब है। 22 मार्च 2020 को, जिस दिन जनता कर्फ्यू था, पूरा देश लॉकडाउन में पड़ा बंद था, उस दिन प्रधान यहाँ पे इलेक्शन हुआ और कम से कम 1000 लोगों को बेरोजगार किया गया फर्जी यूनियन बना के। ये डिप्टी लेवल कमिश्नर के द्वारा की रिपोर्ट, जिसमें श्रम मंत्री भी कहते हैं गलत है, करेंगे। आश्वासन होगा, आज लगभग इतने लोग बेरोजगार पड़े हैं। कुछ नहीं, सिर्फ जनता करेगी। जुमलों से वादा है, आने वाले टाइम में जनता इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देगी, ये निश्चित है। यानी कि आप कह रहे हैं जनता जवाब देगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री हमला बोल रहे हैं कि आप लोग का जो मैनिफेस्टो है, मतलब कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से प्रभावित है, नफरत और तुष्टीकरण से कहीं ना कहीं प्रभावित है। आप एक विशेष धर्म के लोगों के लिए सिर्फ भला सोचते हैं या उनके लिए काम करना चाहते हैं, और हिंदुओं का लगातार अपमान करते हैं, सनातन पर हमला बोलते हैं। वहीं इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर आपको घेर रहे हैं कि आपके इंडिया अलायंस में जितने भी नेता हैं, हर कोई तो जेल पे है या बेल पर है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पाक साफ है। हिमांशु जी, मैं पूछना चाहता हूं, जितने कांग्रेस से अदर पार्टियां छोड़कर बीजेपी में चले गए हो, क्या साफ से नेता सारे साफ नेता हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। फिर अगर जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के लिए आपने ईडी बैठा, एक बार बैठे, उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? काला धन देश का वापस लाने के लिए बात की थी, क्यों नहीं लेकर आए काला धन लेकर? चलिए हम चलते हैं। एक बार लग रहा है हमसे संपर्क टूट गया है अभी कांग्रेस से, तो मैं पिंटू तोमर जी के पास चलूंगा। पिंटू जी, जिस तरीके से आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भी और राहुल गांधी के बयान को भी, और कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर एक ऐसे लेवल पर आ गई है जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी भी की जा रही है। ऐसे में जनता पर इसका कितना असर आप देखते हैं? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी से फायदा पहुंचेगा इन नेताओं को चुनाव में? देखिए, मौसम में गर्माहट बन रही है, तो ये तो नेचुरल सी बात है कि चुनाव में नेताओं के बयानों में भी गर्मी आएगी। बीजेपी जो है अपनी आक्रामक शैली के लिए जानी जाती है। अगर
मुख्यमंत्री की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दो मुख्यमंत्री अक्सर चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, दूसरे आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका कारण भी यही है कि वो आक्रामक शैली में रहते हैं। मैं खुद इस बात से हैरान था कि पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी जहां भी गए, अमित शाह जहां भी गए, वो आक्रामकता नहीं दिख रही थी, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद आक्रामकता दिख गई है। राहुल गांधी का अक्सर यही कहा जाता है कि जब वो बयान देते हैं तो कई बार उनके जबान फिसल जाती है या लैक ऑफ टाइम हो जाती है, जिसको लेकर कई बार चर्चा का विषय भी बना है। हालांकि इस बार के चुनाव में राहुल गांधी काफी संयम से कह रहे हैं, उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है। लेकिन जो सबसे दुखद लगता है वो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी 10 साल हो चुके हैं और कांग्रेस तो 55 साल में रही है। दोनों पार्टियों में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये बता रही हो कि 55 साल में हमने ये बेहतरी के काम किए, जबकि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं बता रही है कि हमने 10 साल में इतने बेहतरी के काम किए, ऐसा नहीं है, है बहुत लैंडमार्क काम हुए हैं। लेकिन दोनों, कांग्रेस जो है उसका सिर्फ आरोप जो है मोदी और उनके जो काम हुए उस पे है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के 55 साल जो कांग्रेस के काम हुए उन पे आरोप लगा रहे हैं। जबकि जनता ये जानना चाहती है, जनता ये एनालाइज करना चाहती है कि जब आपकी सरकार थी 10 साल की या 55 साल की, आपने उन सरकारों में क्या किया। अगर ये रोड मैप बताते दोनों पार्टी तो शायद जनता को ज्यादा आसानी होती और इनको भी एक दूसरे पे पर्सनल टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हमारा जो संकल्प है विकसित भारत का संकल्प, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और जो थर्ड अर्थव्यवस्था पर भारत को ले जाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मोदी की गारंटी, जो इस बार नारा दिया गया बीजेपी की तरफ से कि मोदी की गारंटी, और जो मोदी की गारंटी है उसमें तमाम जो काम है वो तेजी से होंगे और जो उसमें मंदिर भी बनेगा, उसमें तमाम जो फैसले लिए जाएंगे, यूसीसी भी आएगा, उसमें जनसंख्या नियंत्रण भी होगा, तमाम बड़े फैसले जो है वो तो कहते हैं कि अभी तक 10 साल का जो काम है वो सिर्फ ट्रेलर था, अब पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। जी देखिए, बिल्कुल एनआरसी हो, यूजीसी हो, सीए हो, इसको मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करेगी और ये भी हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंट कर दिए जाए देश पे। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि जो आगे का फ्यूचर बता रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, जो आगे का फ्यूचर बता रहे हैं, इनको कम से कम पास्ट की कुछ चीजें बतानी चाहिए, 55 साल की और 10 साल की। कांग्रेस के मित्र हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी मैनिफेस्टो के बारे में जिक्र किया, तो सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से जो है वो दिल्ली का रास्ता जाता है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें बड़ी परेशान हैं आपके मैनिफेस्टो को देख के। आपने कहा है कि 1 लाख रुपए देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 36,000 रुपए देंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1 लाख मिलेगा, 36,000 मिलेगा या 1,36,000 मिलेगा। मेरा ये मानना है, जब गठबंधन था आप लोगों का और आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर काफी मीटिंग हुई थी, तो एक मीटिंग इसके लिए भी कर लेते। वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एज पे दिख रही है, क्योंकि उनका जितने भी सहयोगी है, चाहे वो ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, उनका कोई घोषणा पत्र नहीं आया, वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह की टीका टिप्पणी की बात हिमांशु अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ एज पे दिख रही है। क्योंकि आपको याद होगा, मध्य प्रदेश से साध्वी प्रज्ञा ने जब टिप्पणी की थी तो नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में उस पर दुख जताया था और कहा था मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, उनका टिकट काट दिया गया है। रमेश भिथुड़ी ने जो किया उनका टिकट काटा गया, परवेश वर्मा जी ने जो किया उनका टिकट काटा गया। कैसरगंज से अभी तक बृजभूषण शरण सिंह का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। वहीं अगर हम कांग्रेस पे आ जाए तो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, इन शब्दों का जो जनक है वो दिग्विजय सिंह है और वो भोपाल से हारे थे और उनको और सुरक्षित राजगढ़ सीट दे दी गई। रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इससे ऐसा लगता है कि टीका टिप्पणी में भारतीय जनता पार्टी तो अपने नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिख रही है। ठीक है। हेमचंद जी, आपने अभी सुना जिस तरीके से पिंटू जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्शन लेने में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने कई बड़े नेताओं पर अपने कार्रवाई करी और नाराजगी भी व्यक्त जताई गई, लेकिन आपके तरफ से जो बयान पार्टी के कई नेता जो देते हैं सनातन धर्म को लेकर, उसको लेकर पार्टी ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं करी है, और जो आप अपनी बात को कंप्लीट आपकी नहीं हो पाई थी उसको भी आप कंप्लीट करिए। मैं हमारे पत्रकार साथी जो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्रवाई कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं, अजय मिश्रा और टॉनी के लड़के ने किसानों पर गाड़ी चलाई थी, जो गृह मंत्री रहे हैं, यूपी में मंत्री रहे हैं, उस पर कार्रवाई की बीजेपी ने? आज क्यों याद आ रही है इनको?
देश की बेटियों ने मेडल प्रदान जेल में है वो, लौटाए। आज जंतर मंतर में बैठे वो कोर्ट से जमानत पर है। सिंह के खिलाफ आज तक कार्रवाई की क्या बीजेपी ने? आज कैसे बीजेपी याद आ रही है? वो भी मामला कोर्ट में, सब जुडिशियल मामले आप जिक्र कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी के अंदर आते हैं, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या 1 इंच भी मेट्रो का विकास हुआ है जब से बीजेपी की सरकार आई है? बताइए मुझे, 1 इंच भी मेट्रो बढ़ी है कहीं पे? बात करते हैं विकास की। सिर्फ बेरोजगार करने का काम इन्होंने किया है। ग्रेटर नोएडा में होंडा सीएल कार कंपनी थी जिसमें फर्जी यूनियन बना के 3000 से 4000 लोगों को लगभग बेरोजगार करने का काम किया है इन्होंने। फर्जी यूनियन हर जगह आरटीआई के जवाब में भी आते हैं कि ठीक है, श्रम मंत्री कहता है लोग मिले जाके मजदूर, वहां पे भी हम लोगों से भी मिले मजदूर आके कि भाई हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई है। 420 जिस दिन पूरा देश लॉकडाउन था 22 मार्च 2020 को, उस दिन 1000 लोगों का इलेक्शन करा के वोटिंग कैसे करा दी, कैसे वो पास करा दी लेबर कमिश्नर ने, श्रम मंत्री ने कैसे उसको अप्रूवल दे दिया और फिर 2 लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। तो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, बहुत अच्छे तरह से जवाब देगी। इन्होंने तो सिर्फ एक, मैं पूछना चाहता हूँ, देश की सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ किया अग्निवीर ला करके, और अभी ये कह रहे ट्रेलर है, मतलब अभी 4 साल को भी और कम करेंगे। 4 साल का व्यक्ति, एक 19 साल का लड़के को 4 साल दी जा रही है, और एक 73 साल के प्रधानमंत्री या 15 साल कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री वो 15 साल 10 साल मांग रहे हैं। तो अपने 24 में काम नहीं कर पाए, वो 47 की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जबकि युवा जो पढ़ रहा है, आज पेपर लीक हो रहा है, बार बार मेहनत कर रहा है, फौज की तैयारी कर रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। 4 साल में उसको घर में रिटायर करके बैठा दिया है। बाप से पहले बेटा रिटायर करने का काम किया गया है। आज किसानों की याद आ रही है। किसान उस टाइम कहाँ थे जब गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे थे धरने पे, एमएसपी को लेके बैठे हुए थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उस टाइम आप लोगों ने सभी ने देखा वो कितनी बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई, वो क्यों लगा दी गई? आज किसानों को याद आ रही है। तो इस चीज का जवाब देगी आने वाले, कल भी वोटिंग अच्छा रहेगा। और गठबंधन जो ना अपने मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है आलोक जी, आपने सुना कैसे आप पर पलटवार किया गया और आरोप लगाया गया कि आप लोग तो किसानों, जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप लोगों ने उनको कैसे रोका, एमएसपी की जो बात कही गई थी वो अभी तक लागू नहीं किया गया है, तमाम जो बड़ी बातें कह रहे हैं कि जैसे जो आपने वादे किए वो तो आपने अभी तक पूरा नहीं किया, और 2047 की आप बात कर रहे हैं, 2024 में जो आपने वादा किया था वो तो पूरा करिए। हिमांशु जी, अभी जल्दी का बताता हूँ, सांसद गौतम बुद्ध नगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो चल रहा होगा, आपने भी देखा होगा कि जो योगी और मोदी को, बीजेपी को वोट नहीं करता वो अपने बाप का भी नहीं है। क्या ये वर्ड शोभनीय है? वर्ड मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब दे दीजिए आलोक जी। स्वतंत्र अपने मन से वोट देती है, कोई भी कहीं भी होती है, किसी का दबाव में नहीं आती, वो अपने माँ बाप का होता है, दूसरे को बाप नहीं कहेगा कोई भी। जी देखिए हिमांशु जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, शायद ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि 44 पर से अब कहीं 40 पे ना आ जाए या फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर जाए। तो और हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे इनके आने वाला टाइम बता देगा ना कि कुर्सी का सौदा 400 में चलता है और 150 पे आके सिमट जाता है। अब आप शांत रहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं धैर्यपूर्वक आपको सुन रहा था। तो इनके और हमारे रेस में हिमांशु जी बहुत का अंतर है। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, ये जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि जब देश में सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी अवश्यम भागी है। देश की जनता ने मैंने कहा ना बीच में मत बोलिए, देश की गरिमा को बनाए रखिए। मैं बोलूँ तो आप बीच में बोल के मैं आपको एक नहीं बोलने दूंगा। आप शांत रहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए कि आपका पतन का कारण क्या क्या है। उसके बाद इन्होंने एक इंडी गठबंधन बना लिया, 6-7 मैनिफेस्टो दे दिए देश को। हिमांशु जी, देश की जनता जानना चाहती है कि अगर ये सरकार में आए कि 7 मैनिफेस्टो में से कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा। इनमें आपस में सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा, मेरा लागू करो तो मेरा लागू करो। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि अगर ये जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी एक सुनने में आई है बात कि 1-1 साल का रोटेटरी प्रधानमंत्री बनाने की भी कवायद चल रही है। अरे भाई, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है, देश खुशहाल है, देश प्रगति कर रहा है, और आप कैसी बातें कर रहे हैं।
साथ दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए देश को। 60 वर्ष तक आप लोगों ने इस देश को लूटा, $3,82 अरब का घोटाला किए। सारे इनके शीर्ष के नेता किसी न किसी केस में हिमांशु जी बेल पे चल रहे हैं। जिसका नाम लीजिए वही बेल पे है। वो तो आपका अधिकार करना है ना, आप जिस पे चाहेंगे उस पर एक कद्दावर नेता खड़ा है, 56 इंच का एक कद्दावर नेता खड़ा है। जब ये कांग्रेस ने विकास नहीं किया 70 साल में, आपने जिसको रेल को बेचा है वो किसको बेचा है? जब एयरपोर्ट बेचे हैं वो किसने बेचे? रेल बेच दी किसने बेची? रेल बेच दी किसने बेचा है? आप बताइए ना। बीच में न बोलिए, आपसे निवेदन कर चुका हूँ 3 बार, बीच में न बोलिए। नहीं, मैं तो क्वेश्चन करूंगा बात से आपको। आपकी बात से क्वेश्चन मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप कीजिए क्वेश्चन में जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक बात है, अग्निवीर योजना पेपर लीक पे क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है तो वहाँ किसकी सरकार थी? किसकी? तो आपने आके अभी वहाँ पे जितने वादे किए उनमें कितना पूरा कर दिया? आपने भी पेपर लीक की बात की ना, आपने पेपर लीक की बात की, पेपर लीक का जवाब दिया। सरकार किसकी थी? आपका जवाब आप दीजिए। यहाँ पे 10 साल से पहले सरकार राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ, वहाँ किसकी सरकार थी? ये केंद्र के अंदर किसकी सरकार चल रही है 10 साल से? हिंदुस्तान के अंदर एक माफिया का नेटवर्क काम कर रहा है। ये आने वाला समय है, जनता आपका मुंह तोड़ जवाब देगी। इस चीज के लिए जनता तैयार बैठी है। एक माफिया काम कर रहा है पूरे देश में। इस माफिया को हमको और आपको मिलकर दबाना होगा। इस डायनासोर को माफिया कोई काम नहीं कर रहा है। हिंदी है, सभी धर्मों का बराबर राज है। धर्म की राजनीति बंद करो। आपके यहाँ पेपर लीक होता है, बंगाल में भी पेपर लीक होता है। बेरोजगार रोजगार के लिए आप बैठा है, युवाओं को रोजगार छीनने का काम करने आप 10 साल और 47 की बात कर रहे हैं। एक युवा पढ़ाई करके जाता है, टेस्ट पास करता है, फिजिकल पास करता है, उसके बाद उसको 4 साल के बाद रिटायर करके भेज दिया जाता है। और आप कह रहे हो हमें तो और 47 तक खत्म है। विपक्ष को यही नहीं मालूम उसको जाना कहाँ है। आपने तो आप रास्ता दिखाओगे ना, 10 साल से दिखाई क्यों नहीं? आपने रास्ता दिखा तो रहे हो, आप दिखा तो रहे हो। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात सुनिए जानना चाहती है प्रोग्राम कहाँ है। ये जो राग आप अलाप रहे हैं, ये पिछले 2 चुनाव से आपके सहयोगी इस राग को अलाप रहे हैं, लेकिन देश की जनता इन बातों पर ध्यान नहीं देती है। और हमको ठीक है सर, 1 मिनट रुक जाइए। आलोक जी से मैं सवाल कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट। आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है, जो कल का मतदान होने जा रहा है 88 सीटों पर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हेमा मालिनी की बात करें या जो मेरठ से जो सांसद के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनकी भी किस्मत कल कैद हो जाएगी ईवीएम में। तो आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो बड़े चेहरे हैं, क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ गाजियाबाद में भी चुनाव है, गौतम बुद्ध नगर में भी है, कई बड़े नेताओं की किस्मत कल कैद होगी ईवीएम में। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज के चुनाव में हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर 5 लाख से लीड करेंगे, गाजियाबाद 2 लाख से, मेरठ 2 लाख से लीड करेंगे, सहारनपुर लीड करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहावत है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हम तो हमारा अश्वमेध का घोड़ा इसका मतलब तो आपने सेट कर रखा है ना। इसका मतलब तो फिर ये है कि आप लोगों ने ईवीएम में सेट किया हुआ है कि 400 पार करेंगे। भैया कर्नाटका जीत जाते, जब आप सेटिंग करके बैठे हो सारे की 400 पार करके 5 लाख से वहाँ जीतना है, 2 लाख से वहाँ जीतना है, और फिर लोगों को हिमाचल जीत जाते हो जाता है। ठीक है, रुक जाइए, एक एक करके। आप इतने बड़े ज्योतिषी हो। अगर ईवीएम गड़बड़ रहता तो भाई साहब वायनाड से राहुल गांधी नहीं जीतते। कर्नाटका की जीत में ईवीएम ठीक, नहीं, कर्नाटका की जीत में ईवीएम ठीक, हिमाचल की जीत में ईवीएम ठीक, तेलंगाना की जीत में ईवीएम ठीक, और दूसरी जगह गड़बड़। यानी बिल्ली जवाब देगी, युवा बैठा है, कर रहे हैं। अरे जनता से कनेक्ट हुई है, जनता से। लेकिन आलोक जी, एक सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह से 1 सेकंड रुक जाइए हेमचंद जी, 1 सेकंड। आलोक जी, एक सवाल ये है कि जो आरोप लग रहा है कि कई कार्यकर्ता जो है, लोकल जो कार्यकर्ता है, वो आपसे नाराज है। पार्टी के अंदर जो टिकट मिला है, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, वहां पे कई ऐसे गांव है जहां पे उनको आने नहीं दिया जा रहा, उनका बहिष्कार किया जा रहा है वोटों का। तो ऐसे में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, एंटी इनकम्बेंसी अगर कहें, या फिर पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, इसका कितना असर आपको पर पड़ सकता है चुनाव में? कोई असर नहीं है। मैं भी गौतम बुद्ध नगर में ही हूँ।
गौतमबुद्ध नगर में ही चुनाव का संचालन में लगा हुआ हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटे मोटे लोग थे, नाराजगी स्वाभाविक है, हो जाती है, एस्पिरेशन होता है, लेकिन बीजेपी एक डिसिप्लिन कैडर पार्टी है। अगर हिमांशु जी के गले में हार पहना दिया गया तो हम सब फिर बाराती बन जाएंगे। जब तक नहीं है, जब तक मुझे एक बात है, 10 साल से आपका सांसद गौतमबुद्ध नगर के अंदर है, किसानों को लीज में के मुद्दे क्यों नहीं हुए? भूमि अधिग्रहण 2013 बिल लागू क्यों नहीं किया? जब आपका 10 साल से यहाँ पे सांसद है तो भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं 13 लागू किया गया? किसानों के लीज बैक के मुद्दे क्यों 18 महीने से किसान अथॉरिटी में बैठे हैं प्राधिकरण पे, चाहे यमुना की हो, चाहे नोएडा की हो, चाहे ग्रेटर नोएडा की हो। आप बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, कितनी कंपनियां बंद कर दी गई, कितने लोग बेरोजगार कर दिए गए। सिर्फ यहाँ पे ये जरूर सांसद का छोटा सा व्यापार आज भी नोएडा पूरे यूपी को खिलाता पिलाता है और सबसे ज्यादा रोजगार नोएडा में कराता है। यूपी को खिलाता, लेकिन नोएडा भूखा मर जाए। नोएडा के सांसद कोई भूखा नहीं मर रहा है। भूमि अधिग्रहण 2013 में लागू किया क्यों नहीं आपने? नोएडा जब आपके सांसद बैठे हैं यहाँ पे, आप सरकार में बैठे हैं, आज किसानों की याद आती है, किसान बैठे धरने पे क्यों बैठे हैं? ठीक है आप जी, चलिए पिंटू जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो आपके अगर समझे आपके शब्दों से, तो दूसरे चरण का चुनाव कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं? क्योंकि पहले चरण में 102 वोटिंग थी 102 सीटों पर, इस बार 88 सीटों पर वोटिंग है, तो कितना अहम रहेगा ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए? जी देखिए, दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। असल में एक सीट पे और चुनाव होना था, मध्य प्रदेश की बैतूल पे, लेकिन दुखद यह है कि वहां एक प्रत्याशी की मौत के कारण वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर हम दूसरे चरण की 88 सीटों की बात करें तो इनमें से 2019 में 61 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 24 सीटें जो फिलहाल विपक्षी गठबंधन है उसके पास थी। उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं उनमें से 7 सीटें बीजेपी के पास थी। अमरोहा वाली सीट दानिश जीते थे बसपा से, जो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इसमें दोनों जो दल हैं उत्तर प्रदेश में, बल्कि तीनों जो है उनके लिए केवल उत्तर प्रदेश नहीं बाकी पूरे देश में सबसे बड़ा जो मुझे खलनायक लग रहा है वो कल का मौसम लग रहा है। अगर मौसम जिस तरीके से आज हीट वेव चली है तो कितने लोग निकल के आएंगे और कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं वो कितने लोगों को बूथ तक खींच के ला पाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि चर्चा की शुरुआत में आपने बताया था कि प्रथम चरण में 65.5 वोटिंग प्रतिशत हुई थी, जो लोकतंत्र के हिसाब से कम मानी जाती है, ठीक नहीं है, संबंधित नहीं है। तो गर्मी जो है वो एक मेन मुद्दा रहेगी कल के चुनाव के लिए। 88 सीटों पे कई बड़े नाम दाव पे हैं, जिसमें राहुल गांधी, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर के अलावा राजीव चंद्रशेखर भी हैं। 2 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्य मंत्री की साथ दाव पे रहेगी। लेकिन इन सब सीटों पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव जो मैं देखना चाहूंगा और जिसका मुझे इंतजार रहेगा वो पूर्णिया की सीट होगी, क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो बिहार की सीट जो पूर्णिया है मेरे लिहाज से वो सबसे महत्वपूर्ण सीट है। और एक चीज और मैं बता दूं, कल चुनाव खत्म होने के बाद संभवतः 27 या 28 में जो अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस के नेता हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। राहुल और प्रियंका उससे मिलेंगी। अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन करने के बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे प्रेशर है अमेठी और रायबरेली से लड़ने का। हालांकि तीनों सीट इतनी आसान नहीं रहेंगी तीनों नेताओं के लिए। ठीक है, आखिरी में 10 सेकंड आप हेमचंद जी आप बोलिए, जो कल वोटिंग होगी उसमें राहुल गांधी का वायनाड जो सीट है वो भी काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि वायनाड से वो सांसद भी रहे। तो अब आप कैसे देखते हैं कल का चुनाव कितना अहम है आप लोग के लिए? क्या आपको उम्मीद है कल के चुनाव से? हमें वोटर पर पूरा विश्वास है, जनता जवाब देगी। महंगाई के खिलाफ में भी जवाब देगी, बेरोजगार के खिलाफ में भी जवाब देगी, अग्निवीर के खिलाफ में भी जवाब देगी। मुंह तो जवाब है झूठे जुमले वादों से, चंदा चोरों से, क्योंकि चंदा तो धंधा लो वाले बात है। मुंह जवाब देगी जनता, बहुत अच्छे से जीत के आएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम जो मेहमान थे, आलोक वत्स जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेमचंद नागर जी कांग्रेस से जुड़े तो आपका भी बहुत धन्यवाद, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पिंटू तोमर जी थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आप कह सकते हैं कि कल का जो चुनाव होने जा रहा है बेहद ही अहम है, क्योंकि 88 सीटों पर मतदान होगा और इस 88 सीटों पर कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी है, और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, चाहे उसमें अरुण गोविल की बात करें, राजीव चंद्रशेखर की बात हो, या फिर मथुरा से जो सांसद हैं हेमा मालिनी, राहुल गांधी, कई बड़े और नामी चेहरे जो हैं कल चुनावी मैदान में हैं। और निश्चित तौर पर कल उनका जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, और देखना दिलचस्प रहेगा कि कल के चुनाव के बाद
4 जून को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आते हैं और क्या वाकई में इन नेताओं का भविष्य जो है वो इनके पक्ष में आता है या फिर इनके खिलाफ में, ये 4 जून को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।